तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट 4 है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एरीन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका ही हम थर्ड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। हम एरीन से रिलेटेड बात करेंगे, सभी चीजों को हम समझेंगे कि हैलोजिनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है। और इसी में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आता है जिसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन पर भी बात करेंगे। ये आगे के 2-3 लेक्चर्स में हम इन सभी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे तो हकल रूल यानी कि एरोमेटिसिटी पर हमने बात कर लिया था। तो अब आप लोग अपने कॉपी में बीच में हेडिंग दीजिएगा इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है पहले इसका हम ओवरव्यू देखेंगे, सभी चीजों को समझेंगे ताकि जब हम सभी रिएक्शंस पर बात करना शुरू करेंगे तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शुरुआत करना होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएजेंट होता है। रिएजेंट 2 पार्ट में टूटता है। जो रिएजेंट में 2 पार्ट टूटते हैं उनमें से एक होता है न्यूक्लियोफाइल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक किया सबस्ट्रेट पर और उसमें से किसी एक एटम को हटाते हुए अपने आप को वहां पर बॉन्ड बनाते हुए जोड़ लेता है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हुआ है। और अगर यही प्रोसेस इलेक्ट्रोफाइल कर दिया तो इस सिचुएशन में उसे हम कहने लग जाते हैं कि वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज मैंने उपयोग किया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। अगर हम अपने बेंजीन के रेफरेंस में बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन रिंग आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे पास सपोज करते हैं यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसे मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसमें क्या हुआ, एक हमारे पास रिएजेंट आया जिसे हम ई बॉन्ड ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब यह क्या करता है, इससे रिएक्शन करने का प्रयास करता है, लेकिन यह जो रिएक्शन होता है यह फर्दर कंटिन्यू नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास रिंग है, जो बेंजीन रिंग आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, उस पर कोई भी रिएजेंट स्वयं से खुद से अटैक नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में ऐसा देखा गया कि जब हम लुईस एसिड का उपयोग करते हैं, ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, लुईस एसिड, जैसे कि हो गया FeBr3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सभी जो हमारे पास एसिड्स होते हैं वो लुईस एसिड के कैटेगरी में होते हैं। तो जब लुईस एसिड का हम उपयोग करते हैं तो जो यह हमारे पास रिएजेंट होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएजेंट है, वह क्या होता है, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। अब जब यह 2 पार्ट में ब्रेक होता है तो A- में टूटता है और E+ में टूटता है, ठीक है। अब यह जो E+ होता है यह क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है
और यहाँ का जो यह हाइड्रोजन है इसको यहाँ से रिमूव कर देता है, और जब यह रिमूव होता है तो यह अपने आप को यहाँ पर लिंक कर देता है, यानी कि बॉन्ड बनाते हुए जुड़ गया। ठीक है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उस हाइड्रोजन पर भी प्लस चार्ज होगा, वह प्लस चार्ज इस A- से आकर लिंक होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार का एक बाई प्रोडक्ट बनने लग जाता है, जिसे हम साइड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होने वाला है। यही प्रोसेस हम हर एक रिएक्शन पर अप्लाई करने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हम जितने अभी 2-3 लेक्चर्स में बात करेंगे यही प्रोसेस होने वाला है। एक रिएजेंट होगा, वह रिएजेंट खुद से बेंजीन से रिएक्शन कर नहीं सकता, इसलिए वहां पर हम लुईस एसिड्स का उपयोग करते हैं। अब यह लुईस एसिड कोई भी लुईस एसिड हो सकता है, डिपेंड करता है, कई बार रिएक्शन पर भी डिपेंड करने लग जाता है। तब इस सिचुएशन में यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा वह इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अपने आप को वहां पर बॉन्ड बनाते हुए जोड़ लेगा, और इस प्रकार हमारे पास यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हमें समझना है तो चलिए इसमें हम छोटे छोटे से एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े एग्जांपल हैं। सबसे पहला हमारे पास आएगा हैलोजिनेशन, तो मैं इसे रेज, तो चलिए सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन पर अगर हम बात करते हैं तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, सबसे पहला ऐसे हेडिंग दीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग लिख दीजिएगा कि हैलोजिनेशन पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, हैलोजिनेशन में क्या होता है कि हैलोजन एटम आकर लिंक होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। वैसे भी हैलोजिनेशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि हम पिछले तीनों चैप्टर्स में इस पर बात किए थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हैलोजन एटम कोई भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन आयोडीन का हम उपयोग फ्लोरीन का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। बात करेंगे क्यों नहीं कर पाते हैं, मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो लेट अस सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एरोमेटिक कंपाउंड पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक वर्ड उपयोग कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन, ठीक है, बेंजीन रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन को ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जहां पर क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है, तो इस पर बात करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में होगा, हम लुईस एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे। तो लुईस एसिड में हम उपयोग कर लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 भी उपयोग किया जा सकता है, या फिर आप AlCl3 ना लिखते हुए AlX3 मैंने लिख दिया, क्योंकि X जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम क्लोरीन ले रहे हैं या ब्रोमीन ले रहे हैं। अगर क्लोरीन लेंगे तो यहाँ पर भी Cl रहेगा, अगर ब्रोमीन रहेगा तो यहाँ पर भी Br रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड या फिर इसी के जहां पर हम यह भी उपयोग कर सकते हैं FeX3, ठीक है, ये भी हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में, और थोड़ा हमें हीट भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर पर ही यह रिएक्शन हो जाए। तब क्या होता है, टू फॉर्म, तब यह क्या करता है, फॉर्म करता है किस चीज को, क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, अगर क्लोरीन से रिएक्शन हुआ तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। ओके, एंड या फिर अगर ब्रोमीन से रिएक्शन हुआ तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आई। अगर इतनी बातें आपको 20% भी समझ में आया होगा तो रिएक्शन देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें कुछ था नहीं, ये बस रिएक्शन से ही सेंटेंस को बनाया गया होता है। और आगे चलते हुए हम जब अपने शायद 5th यूनिट की तरफ बढ़ जाएंगे तो हम ये सेंटेंसेस लिखना छोड़ देते हैं। ठीक है, वहां पर हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि ऐसा मतलब तब तक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम रिएक्शन को देखते हुए सेंटेंस को बना ले जाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, एक बेंजीन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा, प्यार से बनाइएगा ताकि स्पष्ट रहे, जिससे जब एग्जाम में आप लोग बैठें
और जब एग्ज़ाम में इन चीज़ों को लिखें तो आपका नंबर ना कटे, ठीक है। थोड़ा प्यार से सुंदर साफ बनाइएगा। तो हमने क्या लिखा था, Cl2 हमारे पास जब उपयोग हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, FeCl3 का उपयोग करेंगे और थोड़ा सा हीट भी दे देते हैं। FeCl3 लिख सकते हैं या फिर आप एनहाइड्रस AlCl3 भी लिख सकते हैं, डिपेंड आपकी जो इच्छा करे वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे पास Cl2 है, एक Cl टूटेगा दूसरा Cl टूटेगा, ठीक है। ये दोनों Cl जब टूट जाएंगे तो एक पर प्लस चार्ज आएगा, एक पर माइनस चार्ज आएगा। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस रिएक्शन नहीं है, ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, ठीक है। होमोजीनियस होता तो फ्री रेडिकल में टूटता, लेकिन मैंने प्लस माइनस बोला है। प्लस माइनस मतलब क्या, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि एक क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और जैसे ही यह रिप्लेस होगा यह क्या करेगा, यह फॉर्म कर देगा क्लोरोबेंजीन को और साथ ही साथ HCl हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनते हुए निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अगर हम ये ना उपयोग करते तो क्या यह रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू होता? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं लेकिन हम लुईस एसिड का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह रिएक्शन कंटिन्यू हो सकता है? जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वैसे आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि ये रिएक्शन तब कंटिन्यू नहीं हो सकता जब लुईस एसिड नहीं है तो, ठीक है। आइए बात करते हैं, अब ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा प्यार से कि ये बेंजीन हमारा है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन या बेंजल नहीं, यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर, तो ब्रोमीन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वही जो हम करते आ रहे हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हमारे पास Br2 आकर लिंक होना चाह रहा है, लेकिन अपने मन से तो लिंक ही नहीं हो सकता जब हम लुईस एसिड का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एनहाइड्रस AlBr3 का हमने उपयोग कर लिया, ठीक है। वैसे AlCl3 ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर भी आप लोग लिख दीजिए FeBr3, ठीक है। यहाँ पर आप AlCl3 का उपयोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा हीट भी दे दीजिए जिससे यह धीरे धीरे करते हुए गर्म हो जाए, और गर्म होगा तो रिएक्शन कंटिन्यू होगा और एक Br इससे रिप्लेस होगा। तो इस प्रकार जैसे ही रिप्लेसमेंट हुआ, ये ऐसे होते हुए Br यहाँ पर जाकर लिंक हो जाएगा प्लस HBr बनाते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा कि ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म पर, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म पर। तो इन दोनों ही रिएक्शन के जो मैकेनिज्म होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं केवल एक ही का मैकेनिज्म आप सभी को बता देता हूं, आप लोग दूसरा लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहें तो। अदरवाइज जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को मतलब सेम प्रोसेस ही लिखना है, कुछ अंतर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे स्टेप्स पर बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। आप लोग भी लिख सकते हैं थोड़ा, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप अपने एग्जाम में जब लिखेंगे तो कॉपी थोड़ा भरेगा तो नंबर मिलेंगे। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो फिर तो आप लोग जानते ही हैं क्या करना है। बात करते हैं स्टेप फर्स्ट पर। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया कि जब हमारे पास क्या होता है, जैसे सपोज कर रहे हैं ब्रोमिनेशन पर हम बात करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम ब्रोमिनेशन पर बात करते हैं तो Br हमारे पास दो एटम क्या हुए हैं, एक दूसरे से लिंक हुए हैं। फिर जब हम इसमें क्या करते हैं, लुईस एसिड का उपयोग करते हैं, लेट अस सपोज FeBr3 का हमने क्या किया, अटैक कराया, ठीक है। अब यह बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास लुईस एसिड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये
इनके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम यह बात जानते हैं कि जो हमारे पास हैलोजन एटम्स होते हैं ये बहुत ही तेजी से रिएक्टिव होते हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो इसलिए एक Br एटम इस Fe से खींच लिया जाता है। कहने का क्या मतलब है? होता कुछ ऐसे है कि यह हमारे पास Br जो है, ठीक है, इस Br से जुड़ा है तो मैंने लिख दिया। अब यह जो Br होता है वह इस Fe से कुछ पल के लिए जुड़ जाता है और यह Fe जो है वह इस Br3 से तो ऑलरेडी जुड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि यह जो हमारे पास Br है यह डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड बनाने लग गया और यह इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, यह फिर से टूट जाता है क्योंकि यह तो अपने आप को अनस्टेबल महसूस करेगा ही करेगा। तो क्या होता है कि यह इस Br को खींचते हुए टूट जाता है, जिसकी वजह से यह जो प्लस चार्ज होता है इस Br पर आ जाता है और यह जो माइनस होता है वह इस Fe पर चला जाता है। तो इसलिए आपको बुक में ऐसे देखने को मिलता है कि इसे लिख दिया जाता है Br एंड प्लस लिख दिया जाता है FeBr4 और इस पर लगा दिया जाता है माइनस और इस पर लगा दिया जाता है प्लस, ठीक है। ये आप लोग बुक में देखते होंगे। ओके, आइए बात करते हैं अब स्टेप नंबर 2 पर। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में यह होता है कि यह जो Br प्लस है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। अब बेंजीन रिंग को बनाना है तो आप ऐसे भी बेंजीन रिंग को बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने बेंजीन रिंग को बना दिया। आप दूसरे प्रकार का भी बना सकते हैं जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो आप जो भी इच्छा करें वो आप कर सकते हैं। इस पर मैंने क्या किया, जो हमारे पास Br प्लस है वह आता है अटैक करने के लिए, ठीक है। अब यह अटैक जब करेगा तो किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा। अब जब यह किसी एक कार्बन पर अटैक करता है तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा और इस स्टेप को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस कार्बन पर अटैक किया, सपोज कर लेते हैं कि इस कार्बन पर उसने अटैक किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चूंकि मैंने यहाँ पर ब्रोमीन को लिंक करना दिखाया था इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। रेजोनेंस के स्ट्रक्चर से सहायता से मैं समझा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर अटैक कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रोमीन को यहाँ पर दिखाया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग सेम प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर यह Br प्लस इस पर अटैक किया तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अपने आप को रखेगा ही, यहाँ पर Br भी आकर लिंक हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो डबल बॉन्ड है वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि इस कार्बन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है और यह भी डबल बॉन्ड अपनी जगह पर ही रहेगा, इसको किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इस कार्बन पर हम बात करते हैं तो वह 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड बनाया है और यहां पर अगर हम डबल बॉन्ड को लिख देते हैं तब तो यह कार्बन क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड बनाने लग जाएगा, जो कि कंडीशन फेल होने लग गया। तो अब यह कार्बन कहेगा मैं तो फ्री हूं, अब मैं तो बॉन्ड नहीं बनाने वाला क्योंकि मैं अपने आप को अनस्टेबल नहीं करने वाला। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यह जो कार्बन है इस कार्बन के पास तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और इसके पास जो हाइड्रोजन है उसकी सहायता से टोटल 3 ही बॉन्ड हुआ, 1 बॉन्ड तो अभी भी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में इस पर क्या हो जाता है, इस पर हो जाता है कमी। किसकी कमी? एक बॉन्ड की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यह जो Br आया प्लस के साथ वह इस पर जब अटैक किया तो इस कार्बन पर कमी हो गई, जिसकी वजह से वहां पर मैंने प्लस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यह बात जानते हैं कि जो हमारे पास बेंजीन होता है यह रेजोनेंस बहुत ही आसानी से शो करने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, रेजोनेंस दिखाई देता है और जब यह रेजोनेंस दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिए इस पॉइंट को, ठीक है। जब यह रेजोनेंस को शो करता है तो कुछ इस प्रकार से शो करता है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगा तो ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पर यह डबल बॉन्ड को मैंने इस प्रकार से क्या किया, रिप्लेस करना शुरू किया। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो
यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अगर मैं लाता हूँ तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन ऑलरेडी लिंक है। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ रेजोनेंस शो करेगा, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल रेजोनेंस जो शो कर रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अगेन अगर रेजोनेंस हम कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास H हो जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा एंड ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो वहीं के वहीं रहेगा और यह डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस चार्ज चला आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इतना रेजोनेंस यह शो कर सकता है। इसके बाद अगर रेजोनेंस शो करना शुरू किया तो वह इस स्ट्रक्चर को फिर से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो यह कार्बन क्या कहा कि अच्छा चलो भाई मैं तुम्हारा सपोर्ट कर देता हूं, मैं इस बॉन्ड को तोड़ते हुए इस बॉन्ड से लिंक कर दिया इसने। ठीक है, तो यहां पर यह कार्बन स्टेबल हो गया और यह भी कार्बन स्टेबल हो गया, लेकिन ये वाला जो बेचारा कार्बन था ये अपने आप को अनस्टेबल महसूस करने लगा, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। फिर इसने क्या कहा कि अच्छा भाई तुम अनस्टेबल महसूस कर रहे हो तो मैं अपना बॉन्ड तुम्हें दे देता हूं, तो यह क्या करता है अपना बॉन्ड इसे दे देता है, लेकिन यह जो कार्बन है यह बेचारा अपने आप को अनस्टेबल महसूस करता है, इसलिए इस पर भी प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि यह जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है जो कि थोड़ी देर के लिए ही बनता है, यह इसमें क्या हुआ है, रेजोनेंस शो हुआ है। ठीक है, और इस रेजोनेंस की वजह से जो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बना है इसे हम कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं, एरिनियम आयन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो हमारे पास नाम लिखा गया है वो प्लस की वजह से ही लिखा गया, लेकिन फिलहाल लिख दीजिए, अभी इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस जब होता है तो ये अपने आप को स्टेबल बना लेता है, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े हैं कि कोई भी कंपाउंड जब रेजोनेंस को शो करता है तो वह स्टेबल होता चला जाता है। ठीक है, तो जब यह स्टेबल हो गया तो थोड़ी देर के लिए यह जब स्टेबल हो गया तब क्या होता है, स्टेप 3 शुरू होता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर स्टेप 3 जब शुरू होगा तब क्या होगा, तब हमारे पास यही जो हमारे पास एरिनियम आयन है, ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर H लिंक है, यहाँ पर Br लिंक है, कोई भी एक उठा सकते हैं आप लोग, तो मैंने फिलहाल ये वाला उठा लिया, यहाँ पर हमारे पास प्लस चार्ज है। ठीक है, मैंने ये वाला एरिनियम आयन लिया है ताकि हम ब्रोमोबेंजीन जो अपने प्रोडक्ट को बनाए थे उसे लिख सकते हैं। अब क्या होता है, ये तो अटैक कर दिया है, अब इसकी बारी है, तो यह क्या आता है फिर से FeBr4-। ठीक है, लेकिन इसको अब हम इस प्रकार से लिख देंगे ताकि हमारे पास जो समझने वाला पॉइंट होगा उसे हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इस प्रकार मैंने लिख दिया, एक Br को इधर मैंने दिखा दिया और यहाँ पर हमारे पास माइनस चार्ज ऑलरेडी है। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास एरिनियम आयन है इस पर क्या है, प्लस चार्ज है, इस पर क्या है, माइनस चार्ज है, और इस ब्रोमीन पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन है तो इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो रहते ही हैं। अब क्या होता है कि यह जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह इस हाइड्रोजन के पास चला आता है, मतलब ऐसा होता है, मतलब अगर एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो। ठीक है, और फिर क्या होता है, यह हाइड्रोजन इस Br के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, तो इस सिचुएशन में यह जो हाइड्रोजन होता है वह इस बॉन्ड को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करने लग जाता है, और यह जो हमारे पास Br होता है इसका जो यह बॉन्ड बना है वह इस माइनस की सहायता से फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अब हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, और इसमें ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन है वह जब रिमूव होगा तो यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड चलाएगा, और यहाँ से हमारे पास ब्रोमीन ऑलरेडी लिंक है, और प्लस यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन है वह Br से बॉन्ड बनाया है, इस वजह से यहाँ पर HBr बन गया, और यह जो हमारे पास है यह तो एक कैटालिस्ट था, तो कैटालिस्ट तो अपने जगह पर फिर से वापस चला जाता है। ठीक है, तो यह फिर Br3 बनते हुए बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो हमारे पास बेंजीन है
ठीक है, जो हमारे पास क्या है बेंजीन है वह ब्रोमोबेंजीन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि सर आप Br को यहाँ पर दिखाए थे और जब मैकेनिज्म आया तो यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर सकते हैं, एरिनियम आयन को बदल दीजिए, आप कोई और एरिनियम आयन को उठाएंगे तो आप ये प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप बेंजीन का रेजोनेंस होता है, यह बात तो हमें पता है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वो वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने पूरे मैकेनिज्म को समझ लिया कि हैलोजिनेशन किस प्रकार से होता है किसी भी एरोमेटिक रिएक्शन में। ठीक है, तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त भी करेंगे, लेकिन कुछ और पॉइंट्स पर मैं बात कर लेता हूँ। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन पर, ठीक है, तो फ्लोरीन भी रिएक्शन करने के लिए तैयार होता है बेंजीन से, और वो भी इतना तेजी से रिएक्शन करता है फ्लोरीन कि उस सिचुएशन में हमें स्पेशल ऑपरेटर्स या फिर स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कई बार आप लोग देखते होंगे कि बुकों में लिख दिया जाता है कि फ्लोरीन जो होता है वह बेंजीन से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह रिएक्शन करता है। ठीक है, लेकिन उसे कभी पूछा नहीं जाता और उसे हम मेनली बुकों में भी नहीं देखते, इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आयोडीन होता है वो अपने आप को बहुत ही अनरिएक्टिव महसूस करता है, तो वो रिएक्शन में बहुत कम पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करते हैं, जैसे HNO3 हो गया, तो इस सिचुएशन में जो आयोडीन होता है वो भी बेंजीन रिएक्शन कर देता है। ठीक है, अब आप सभी को अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कराने के लिए आप सभी के लिए पेड PDF यानी कि पेड नोट्स को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप उन्हें परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जाइए और मैसेज करिए, वहां पर आपको सारे इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को अब हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को हैलोजिनेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम नाइट्रेशन पर बात करेंगे और सल्फोनेशन पर बात करेंगे। उसके बाद हम जो अगला लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम बात करेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।